नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं मैं आपको करवा रहा था। तो लंबे इंतजार के बाद भारत की राज्य व्यवस्था को एक बार दोबारा आपके सामने लेके आया हूं। आप सभी को जैसे पता है, अभी आपने इंतजार किया था 1 से 1.5 मंथ का। क्यों किया था? क्योंकि स्टूडियो का जो सेटअप है उसे पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के अंदर सिस्टम सेटअप किया गया था। तो सेटअप करते समय कुछ टेक्निकल समस्याएं आ जाती है, आप सभी को पता है। तो दोबारा फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत की राज्य व्यवस्था का भाग नंबर 5। यानी जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे और दोबारा कंटिन्यू ही चलेंगे। जैसे आपको पहले कक्षाएं दे रहे थे, उसी प्रकार से रोज की कक्षाएं देंगे। कुछ कुछ अनुच्छेद, लगातार अनुच्छेद के साथ हम चल रहे थे। तो उम्मीद करता हूं आप जिस प्रकार पहले कक्षाओं के साथ जुड़े थे उसी प्रकार आप दोबारा इन कक्षाओं को देखोगे। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 140 तक हमने कर लिया था। भाग नंबर 5 के अंतर्गत जो आते हैं, आज भाग नंबर 5 141 से लेके 151 तक कवर करेंगे, जो कि भाग नंबर 5 की आज अंतिम क्लास होगी। इसके बाद में कल से शुरू करेंगे भाग नंबर 6। तो आइए चलिए देखते हैं भाग नंबर 5 के अंदर जो लास्ट के 10 अनुच्छेद बच गए हैं, वो 10 अनुच्छेद क्या कहते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे बाई डिटेल से आज एक एक करके। तो अनुच्छेद नंबर 141, 141 के अनुसार, 141 के अंदर क्या दे रखा है? 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। इस चीज का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ भी उच्चतम न्यायालय क्या होता है। देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही उच्चतम न्यायालय होता है, यानी जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। प्रत्येक राज्य के अंदर अलग अलग न्यायालय होते हैं। हाई कोर्ट न्यायालय उनको बोला जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना न्यायालय होता है। लेकिन देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला, मैंने आपको बताया था भी, हर एक फैसला उच्चतम न्यायालय का अपने आप के अंदर कानून बन जाता है। उच्चतम न्यायालय कोई भी फैसला सुनाती है तो उसको अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर संभाल के रखा जाता है, ताकि आगे आने वाले भविष्य के अंदर अगर कोई ऐसा ही केस दोबारा आ जाए तो उस केस की सुनवाई के समय जो उससे रिलेटेड केस था पहले, उसकी फाइल को दोबारा ओपन करके और उस केस को आसानी से सोल्व किया जा सके। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत अधीनस्थ न्यायालय रखने का अधिकार होता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय ने कोई भी फैसला सुनाया तो वो अपने आप के अंदर कानून बन जाता है। इस बात का तो मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन वो सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा, चाहे वो देश का किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट हो, किसी भी देश के किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य के जिले का जिला न्यायालय हो, सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। भारत के क्षेत्र के भीतर जितने भी न्यायालय आ जाते हैं, ये हमारा भारत है, इसके भीतर हाई कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। दो प्रकार के कोर्ट आ जाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट तो खुद आएगा ही आएगा। तो इन सभी के लिए वो फैसला क्या होगा, वो कानून क्या होगा, इनके लिए मानना वो कानून अपने आप के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है अनुच्छेद नंबर 141। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 142 के तहत सिर्फ तलाक ही नहीं बल्कि कई अन्य मामलों की में तेजी से फैसला सुनाया जा सकता है। इस चीज का क्या मतलब है? जब देख लेना किसी भी अदालत के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय के अंदर अगर कोई विवाद से संबंधित या तलाक से संबंधित मुकदमा जाता है तो उस मुकदमे की सुनवाई करना कानून के अंदर ही दे रखा है कि उस मुकदमे की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। ठीक है। तो 142 के अंदर क्या दे रखा है? सिर्फ तलाक ही नहीं, यानी तलाक ही नहीं, अन्य मामले भी तेजी से, अन्य मामलों में भी तेजी से फैसला सुनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 बेहद ही पावरफुल है। क्या है? बेहद ही पावरफुल अनुच्छेद है 142, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। देखो, हाई कोर्ट के अपने पावरफुल, हाई कोर्ट अपनी जगह पे होता है, यानी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार मैंने आपको करवाया था, हाई कोर्ट अपनी जगह पे पावरफुल होता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे, जिला न्यायालय अपनी जगह पे। लेकिन अनुच्छेद 142 है, उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए 142 क्या माना जाता है? बेहद ही पावरफुल माना जाता है। ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी स्टेप से आगे जाकर
नागरिकों के मूल अधिकारों और न्याय दिला सकती है। नागरिकों के मूल अधिकार, मैंने आपको क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो अगर कहीं भी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है, भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक, यानी किसी भी स्टेप तक जाके फैसला सुना सकता है। मेन काम क्या होता है, नागरिकों की रक्षा करना, देश के अंदर शांति बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। वैसे मामले तो बहुत से आते जाते रहते हैं, लेकिन मेन काम नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कानून के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही, उन सबको देखना, और भारत के अंदर शांति व्यवस्था बनाने का ही मेन मकसद होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, 142 समझ में आ गया होगा। यानी तलाक को छोड़ के अन्य कोई भी मामला हो तो उस मामले की सुनवाई भी तेजी से की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस आर्टिकल का उपयोग कर सकती है। 143 के अनुसार राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई भी प्रश्न होगा, उन प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जिसे वह लोक कल्याण यानी लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी उस प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति है जो प्रश्न लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह दी है कि वह इससे पहले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार होता है भी, वह राष्ट्रपति को सलाह भी दे सकता है भी, आपसे जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं या सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी का उत्तर दिया जाए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143। 144 के तहत क्या बोला जाता है, भारत के क्षेत्र में सभी अधिकारी, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इस चीज का क्या मतलब होता है, भारत के क्षेत्र के अंदर जितने भी कर्मचारी आ जाते हैं, जितने भी अधिकारी आ जाते हैं, सरकारी अधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, नागरिक, भारत के नागरिक, यानी आजकल तो भारत के नागरिक कितने हो रहे हैं, 140 करोड़। कितने हो रहे हैं, 140 करोड़ हो रहे हैं। पूरे विश्व में पहले पायदान पे आ चुके हैं भारत वाले। ठीक है, सभी अधिकारी, सभी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। किसमें सहायता करेंगे, न्यायिक में न्यायालय की सहायता करेंगे। यानी न्यायालय निष्पक्ष होकर फैसला सुना सके। न्यायालय निष्पक्ष, देखो जिस देश का न्यायालय स्वतंत्र होगा ना, वो देश अपने आप के अंदर एक अलग ही लेवल होगा, उस देश का अपने आप के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखा जाता है फिर उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे न्यायालय की क्या करें, रक्षा करें, हमारे न्यायालय की सहायता करें। ठीक है, हट तो क्या होता है, किसी की गली के अंदर चोर आ जाता है ना, तो उसको देख के पुलिस गवाही के लिए आती है, तो अंदर चले जाते हैं भी पुलिस हमें पकड़ के न ले जाए भी चोर आया था या नहीं आया था। ऐसा नहीं करना चाहिए, देश के जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। जहाँ पे गलत हो, कोई भी गलत हो, चाहे वो खुद का मेंबर हो चाहे वो बाहर वाला हो, कोई भी गलत हो तो गलत है, बात खत्म। एक अच्छे नागरिक बनिए, तब जाके देश का विकास संभव हो पाएगा। 145 आर्टिकल, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया की विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। इस चीज का क्या मतलब है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, यानी संसद कानून बना के देगी सुप्रीम कोर्ट को, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून के प्रावधानों के अधीन, उसके अंदर कोई ना कोई प्रावधान होंगे, प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। अभ्यास और प्रक्रिया करने के लिए, विनियमित करने के लिए क्या कर सकती है, अभ्यास और विनियमित करने के लिए क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। कौन नियम बनाएगी, संसद। संसद ने जो नियम बना के दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है भी समय समय पर राष्ट्रपति से अनुमोदन करके, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा भी जो संसद ने कानून बनाया है उसके अंदर कोई भी करेक्शन करना हो तो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी उसको। इसके बाद में 145(2) के तहत कहा गया है कि इसी अनुच्छेद के खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम उन न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या नियमित कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिए बैठेंगे, तथा एकल न्यायाधीशों यानी सिंगल जज और
खंड न्यायालय यानी डिविजनल कोर्ट्स की शक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे। इस चीज का भी क्या मतलब है, कोई भी फैसला सुनाना हो, आपको पता है भी कोई भी फैसला सुनाना हो, उस फैसले में ज्यादा से ज्यादा जज कितना बैठता है, कम से कम एक जज बैठता है। छोटे से छोटा फैसला हो तो एक जज के द्वारा उस फैसले की सुनवाई कर ली जाती है। लेकिन अगर कोई फैसला देश से संबंधित हो तो उसमें न्यूनतम जजों की संख्या को भी निर्धारित किया गया है। ये देख लेना, एकल न्यायाधीश, सिंगल जज भी बैठ सकता है और सिंगल जज भी बैठ सकता है, यानी कम से कम एक जज बैठ के भी फैसला सुना सकता है। और अधिकतम से अधिकतम, उच्चतम न्यायालय के अंदर 34 जज है, मैंने आपको बताया था, 34 के 34 भी बैठ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात आपको जजों की संख्या याद रखनी है, एक भी बैठ सकता है और अधिक से अधिक 34 भी बैठ सकते हैं। दूसरा, खंड न्यायालय का मतलब ये होता है, खंड न्यायालय का मतलब ये होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट की किसी अलग जगह पे किसी खास केस के लिए पीठ बनाना। ठीक है, यानी बेंच बैठाना, यानी सुनवाई के लिए। ऐसा नहीं है भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास 145 के 2 के अकॉर्डिंग ये अधिकार है भी वो किसी भी राज्य के अंदर, भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना एक पीठ बना के उस मामले की सुनवाई कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल नंबर 145 के 2 के अकॉर्डिंग ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये बात याद रख लेना। दो चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई है, एक तो सिंगल जज की, यानी एकल जज भी सुनवाई कर सकता है और अधिकतम से अधिकतम 34 भी कर सकते हैं। और किसी भी भारत के क्षेत्र के अंदर, किसी भी राज्य के क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना एक अलग पीठ बना सकती है और उस पीठ के अंदर रह के क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। 145 का पार्ट नंबर 3 प्रावधान है कि इस संविधान की व्याख्या के रूप और अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले के निर्णय के उद्देश्य में शामिल होने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। यानी अगर कोई भी फैसला कानून से संबंधित होगा, ये देख लेना, कानून से महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ी किसी भी मामले में निर्णय के उद्देश्य से शामिल होने वाले न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होगी, कम से कम 5 होगी। इन न्यायाधीशों की संख्या आपको पता है भी विषम संख्या के अंदर ही रखी जाती है। 5 हो गए, 3 हो गए, 7 हो गए, ऐसे रखी जाती है। ऐसे क्यों रखी जाती है, क्योंकि अगर 4 रख लेंगे तो 2 को तो वो केस हाँ लगेगा और 2 को ना लगेगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर 2 रख लेंगे तो एक एक, फिर वो केस बंद हो जाएगा। 6 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के अंदर क्या हो जाता है, 3 3 बराबर हो जाएंगे ना। तो जब 7 रखेंगे तो एक साइड 4 होंगे और एक साइड 3 होंगे। तो इसीलिए हमेशा विषम संख्या के अंदर ही जजों की संख्या रखी जाती है। न्यूनतम संख्या की बात कर रहे हैं, 145 के 3 के अंदर कितनी होनी चाहिए, 5। 145 का भाग नंबर 4, खुले न्यायालयों के अलावा कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा और अनुच्छेद 143 के तहत कोई रिपोर्ट नहीं दी जाएगी सिवाय खुले न्यायालय में दी जाएगी राय के अनुसार। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अन्य किसी जगह पे सुनवाई कर रहा है, कोई भी जज अपना एक अलग पीठ बना के, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के अनुसार सुनवाई कर रहा है, आप सुनवाई कर लो, आप लोगों की राय ले लो, आप अपने क्लाइंट की, आप अपने वकील की राय ले लो, लेकिन आप फैसला सिर्फ और सिर्फ सुनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुनाओगे। आपने जो खंड न्यायालय, आपने जो पीठ न्यायालय बनाया, उस पीठ न्यायालय के अंदर आप फैसला नहीं सुना सकते। इस बात का ध्यान 145 के 4 के अंदर आपको रखना होगा। आप जो आपका अंतिम फैसला होगा वो कहां पे सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के अंदर ही सुनाया जाएगा आपका अंतिम फैसला। 145(5) के अनुसार कुछ परिस्थितियों में बहुमत के समर्थन में बिना कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता और बहुमत की सहमति की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह न्यायाधीशों की स्वतंत्र रूप से निर्णय या राय देने का प्रावधान करता है। देखो, कोई भी मामला हो, उस मामले में अगर बहुमत सिद्ध न होता हो, ठीक है, बहुमत सिद्ध न होता हो, क्या मतलब है, जैसे 7 जज बैठे हैं, 7 में से 3 को तो यस लग रहा हो और 3 को ही नो लग रहा हो और चौथा कंफ्यूजन के अंदर हो भी मैं हाँ करूं या ना करूं, मेरे को सही भी लग रहा है और गलत भी लग रहा है। ठीक है, तो इस संबंध में क्या होता है, इस संबंध में अन्य न्यायाधीशों की राय ली जाती है।
कोई भी मामले के अंदर अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की राय ली जाती है, तो जो राय न्यायाधीश देंगे उस राय से संबंधित फिर वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 146, 145 के 5 पॉइंट थे, मैंने आपको पांचों के पांचों अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप दोबारा एक बार देख लेना। 145, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी जैसा कि वह निर्देशित कर सके, बशर्ते राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह ऐसे मामलों में हो सकता है। नियम में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही न्यायालय में अनुभव रखता हो। इस चीज का क्या मतलब है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों, देखो सर्वोच्च न्यायालय होगा तो उसके अंदर ये तो है नहीं भी सिर्फ और सिर्फ जज ही बैठेंगे या सिर्फ और सिर्फ वकील ही बैठेंगे। उसके अंदर कुछ सरकारी कर्मचारी भी काम करेंगे, कुछ सरकारी सेवक भी काम करेंगे, कुछ ए ग्रेड के, बी ग्रेड के, सी ग्रेड के, डी ग्रेड के, सभी ग्रेड के व्यक्ति काम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ 34 जज ही थोड़ी ना उसको चलाते होंगे? 34 की बात करो आप, इतने कर्मचारी काम करते होंगे कम से कम वहां पे। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा एक ही न्यायालय इतने बड़े देश को संभालता है, तो 34 जजों के तो बस का ही बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो उन अधिकारियों और उन सेवकों की जो नियुक्ति करेगा वो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अन्य व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा, जो उनकी क्या करेगा, जो उनका चयन करेगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। और जिसका चयन होगा वो राष्ट्रपति की नजर में कानून से संबंधित हो या कानून की जानकारी रखता हो, उस व्यक्ति का ही चयन किया जाएगा। 140(2) के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा एवं शर्तें ऐसी होगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी न्यायाधीश अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। यानी अधिकारी और जो सेवक होंगे उनकी शर्तें, उनकी सेवा के लिए जो कंडीशंस होगी, उनकी जॉब के लिए जो कंडीशन होगी, उनको कौन निर्धारित करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुना गया वो व्यक्ति, जिसका चुनाव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया हो, वो इसका चुनाव करेगा, ताकि वो उन अधिकारियों और सेवकों के लिए क्या बना सके? सेवा के लिए शर्तें बना सके, सेवा शर्तें बना सके। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। 146(3) के अंदर उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय यानी प्रशासनिक कामों के अंदर किया गया धन खर्च प्रशासनिक व्यय कहलाता है, जिससे न्यायालय के कार्यालयों और सेवकों के संबंध में या उनके संबंध में देश सभी वेतन और भत्ते पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर ही किसी भी शुल्क या अन्य धन से लिया जाएगा, न्यायालय उस निधि का भाग बनेगा। इस चीज का क्या मतलब है? अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धन खर्च किया जाता है अपने ही प्रशासनिक कार्यों के लिए, या अपने अधिकारियों को वेतन देना, अपने सेवकों को वेतन देना है, तो वो कहां से लिया जाएगा? वो भारत की संचित नीति से लिया जाएगा। और किस कोटे से लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कोटे से लिया जाएगा। देखो अलग अलग कोटा होता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अलग कोटा हो गया, अगर हाई कोर्ट का वेतन देना है तो हाई कोर्ट का अलग कोटा हो गया। ऐसे ऐसे संचित नीति होती है, उन सब के अंदर सभी विभागों का क्या होता है? अलग अलग कोटा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अधिकारी और सेवक काम करेंगे उन सबको तो सुप्रीम कोर्ट के खाते से ही धन दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के कोटे से ही धन दिया जाएगा ना। तो यही बात 146 का भाग नंबर 3 बोल रहा है। 147 के तहत कहा जाता है कि इस अध्याय और भाग नंबर 6 के अध्याय में 5 में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सार्वजनिक पर्सन के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 के, जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की संशोधक या अनुरूपक कोई भी अधिनियमित हो। यानी इस चीज का क्या मतलब है भी, अगर कोई भी काम करना हो तो आप मूलभूत आप किसको मानोगे? आप मूलभूत मानोगे भारत शासन अधिनियम 1935 को मूलभूत आधार मानोगे। कोई भी फैसला हो, कोई भी काम आपका अटका हो, तो उस काम के लिए किसी ना किसी चीज को तो मूलभूत मानना ही पड़ेगा ना। तो आप मूलभूत किसको मानोगे? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के अधीन ही आप कानून बना के फैसला सुना सकते हो। यही बात बोल रहा है 147। 148 के 1 नंबर के अंदर भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा।
भारत का एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसको कैग बोला जाता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ये मतलब होता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसके अंदर क्या दे रखा है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह से समान आधार पर पद से हटाया जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय कोई न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाएगा उसी तरह से भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भी उसी तरह से हटाया जाएगा। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का यह मतलब होता है भी, देखो भारत के किसी भी खाते से किसी भी काम के लिए संचित निधि से अगर धन निकाला जाए ना, तो इसका काम क्या होता है? वो धन निकाल तो लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस धन को सही काम के लिए इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जैसे 500 करोड़ रुपए भारत की संचित निधि से सड़क बनाने के लिए निकाल लिए, सड़क बनाने के लिए निकाल लिए, उसके बाद में सड़क भी बन गई। सड़क बनने के बाद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वहां पे जाएगा, उस सड़क की जांच करेगा भी 500 करोड़ रुपए जो निकाले थे उन सभी का यूज किया है या नहीं किया। जैसे 500 करोड़ रुपए तो निकालिए, आपने लिख के दे दिया भी 500 रुपए का सीमेंट की एक बोरी आएगी, उस बोरी का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा सीमेंट है, और आपने वहां पे डाल दी 200 या 300 रुपए की बोरी। ठीक है, तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आएगा। ये बात याद रख लेना, नियंत्रण शब्द इसके आगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के संविधान से लगाया गया, इस चीज का कोई मतलब नहीं निकलता। अमेरिका के अंदर जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है वो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि अगर धन निकालना है भारत की संचित निधि से 500 करोड़ रुपए निकालने हैं, जैसे 500 करोड़ रुपए निकालने हैं सड़क बनाने के लिए, तो ये उस धन पे नियंत्रण करता है अमेरिका के अंदर भी, आप इतना खर्च मत कीजिए, या आप पहले 300 करोड़ ले जाइए, इसके बाद में अगर आपको धन की कमी लगे तो 200 करोड़ आपको फिर से दे दिया जाएगा। ऐसे करके नियंत्रण करता है। लेकिन भारत के अंदर नियंत्रण नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसकी देख रेख करता है भी 500 करोड़ निकाले थे, 500 करोड़ यूज हुए हैं या नहीं हुए, इस चीज का ध्यान रख लेना। सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण अमेरिका के संविधान से लिया गया था, नियंत्रण हटाया नहीं भारत वालों ने, इसलिए नियंत्रण ने महालेखा परीक्षक लगा दिया। वैसे महालेखा परीक्षक ही होता है ये, और कुछ नहीं होता। यानी भारत की संचित निधि से निकाले गए धन का अच्छी तरह से व्यय हुआ या नहीं हुआ, उस चीज की देखरेख करता है, इसका मेन काम होता है। 148(2) के तहत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ प्रतिज्ञान करेगा और सदस्यता लेगा। सीधी सी बात है, इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रख लेना, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा चुनिंदा कोई व्यक्ति उसको शपथ दिलाएगा। 148(3) के तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और जब तक उनका निर्धारण नहीं किया जाता जब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे, बशर्ते न तो वेतन और न नियंत्रण महालेखा परीक्षक और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की होती है। यानी इस पद के लिए क्या होता है? इस पद के लिए जब तक आपका नाम अनुसूची 2 के अंदर, मैंने आपको अनुसूची के बारे में बताया था पहली क्लास के अंदर, अनुसूची 2 के अंदर मैंने आपको वेतन की बात की थी, तो उसके अंदर आप देख लेना जो 7वां नंबर मैंने आपको पद लिखाया था नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का लिखाया था, उसकी एक अलग से सैलरी दी जाती है, भारत की संचित निधि से इसको सैलरी दी जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है भी सैलरी दे दी और 2 दिन की छुट्टी पे नियंत्रण महालेखा परीक्षक तो उस छुट्टी के रुपए काट लिए, संडे आ गया तो संडे के रुपए काट लिए, दीपावली की छुट्टी थी तो 15 दिन की सैलरी काट ली, ऐसा नहीं होता। परमानेंट सैलरी मिलती है, पूरे के पूरे 30 दिन की सैलरी दी जाती है इसको, ये बात याद रख लेना। 148(4) के अंदर नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपने पद से हटने के बाद भारत सरकार के अधीन किसी राज्य या सरकार के अधीन आगे पद के लिए पात्र नहीं होंगे। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, इन्होंने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी ये कार्य करते हैं, इन्होंने काम कर लिया, राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से हटा दिया गया या अपनी इच्छा से हट गए या इनका कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में ये दोबारा न तो केंद्र सरकार के अधीन और न राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए पात्र होंगे।
यानी एक बार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बन गए आप, उसके बाद में आप भारत के अंदर किसी भी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाओगे। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार और अयोग्यता प्रस्ताव पर पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 राज्यसभा का और 2/3 ही लोकसभा का, यानी 66% मत इसका और 66% इसका। विशेष बहुमत का ये मतलब होता है 66% बहुत टफ होता है ये बहुमत लेना, क्योंकि सरकार जो बनती है 50% आपके पास बहुमत हो तो सरकार 51% है तो सरकार बना लोगे, लेकिन इसको हटाने के लिए आपको 66% चाहिए। तो 66% करने के लिए आपको विपक्ष का सहारा लेना पड़ता है, और विपक्ष का सहारा लेना इतना इजी नहीं होता। ठीक है। तो इसको हटाना तो दूर की बात ही होती है, बहुत मुश्किल काम होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को हटाना। पद से हटाया जा सकता है। इसे लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लोक लेखा समिति वो समिति होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। और अपनी ये रिपोर्ट, जैसे कोई भी मामला है, 500 करोड़ रुपए का मामला है, सड़क बनाने से संबंधित, ये लेके गया था, सड़क बनाने की जांच करने के लिए गया था, जांच कर ली, जांच करने के बाद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, तो वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सौंपेगा वो रिपोर्ट। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष दल का नेता होता है। तो विपक्ष दल के नेता के पास जाएगी भी, ये देखो जो पक्ष के अंदर सरकार है वो 500 करोड़ रुपए निकाल के लेके गई थी और इस तरह से उसका उपयोग कर रही है। फिर वो जो विपक्ष दल का नेता होगा उस रिपोर्ट को लोकसभा के अंदर रखेगा। ठीक है। ये होता है इनका पूरा प्रोसेस। आखिरकार विपक्ष और कैग मध्य सामंजस्य यह होता है कि अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना, ये होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। 148(5) इस संविधान के प्रावधानों के संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन भारतीय लोक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा और शर्तों और नियंत्रण महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो निर्धारित करे की जा सकती है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के परामर्श और राष्ट्रपति बनाए गए द्वारा। परामर्श से राष्ट्रपति बनाए गए। इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है संविधान के अंदर प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा और शर्तें नियंत्रण महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी, यानी जो इसकी प्रशासन से संबंधित शक्तियां होगी उसको कौन बनाएगा? उसको भारत का राष्ट्रपति बनाएगा। सीधी सी बात है, इतना याद रख लेना, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शक्तियों के बारे में पूछेगा, शक्तियां कौन बनाएगा? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 149 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। भारत के जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उनसे संबंधित कोई ना कोई शक्तियां हैं। कौन शक्तियों से संबंधित ये है? तो शक्तियां क्या है? एक प्राधिकारी है जो सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखाओं का अंकेक्षण करता है, यानी केंद्र सरकार का तो करता ही करता है और राज्य सरकारों का भी करता है। और राज्य सरकारों के धन निकालना हो, किसी भी राज्य को धन देना हो, तो उन धन के ऊपर ये नियंत्रण भी कर सकता है। केंद्र सरकार के धन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये देख रेख करता है भी आप सही यूज कर रहे हो नहीं कर रहे। और राज्य सरकार को अगर धन देना हो तो राज्य सरकार के धन के ऊपर ये नियंत्रण भी कर सकता है। जैसे बिहार को अभी 500 करोड़ रुपए दे दिए, भी आप बाढ़ आती है तो आप वन लगाओ। अभी बिहार को 500 करोड़ रुपए देंगे, वहां पे वन लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि वो तो बाढ़ ग्रसित एरिया है। ठीक है। वहां पे आप 500 करोड़ रुपए दो, भी आप नदियां बनाओ, आप डैम बनाओ, ताकि आपको बाढ़ को कंट्रोल में कर सको। लेकिन इन्होंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ आपको वन ही लगानी है, आपको बाढ़ से कोई मतलब नहीं है, आपको वन लगानी है। तो ये इसी प्रकार से नियंत्रण करता है राज्यों की सरकारों को। ठीक है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है, यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लेन देन की भी रक्षा करता है और उनके लेन देन को भी देखता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियों पर ध्यान देती है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं, यानी इसको किसी भी चीज का डर नहीं होता। इसको हटाने के लिए 2/3 का बहुमत चाहिए, जो इतना आसान नहीं होता। वैसे इसको कोई नहीं हटा सकता। ठीक है। कार्य करते हैं और इस पद पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का मुखिया भी होता है। इस समय पूरे भारत के अंदर इस सार्वजनिक संस्था में 57,000 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। कितने हजार से ज्यादा कर्मचारी?
57,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। वर्तमान समय में इस संस्था में प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इस संस्था के प्रमुख कौन है, यानी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के 14वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक हैं। किसी भी कैग के प्रमुख कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होती है। 5 वर्ष का नहीं होता, सॉरी, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, जो पहले होगा। यानी अगर तो आपका 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या आपकी 65 वर्ष की उम्र हो जाए, की अवधि से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच करवा सकती है। यानी जो महालेखा परीक्षक है वो केंद्र सरकार के कहने पे या राज्य सरकार के कहने पे किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर एक ही होगा, और यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इस चीज का ध्यान रख लेना। नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार की भी जांच कर सकता है। राज्य सरकार की जांच करेगा तो वो धन पर नियंत्रण भी करेगा, लेकिन केंद्र सरकार की जांच करेगा तो वो नियंत्रण नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उस धन की देखरेख ही करता है। भी आप सही यूज कर रहे हो या गलत? नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कार्य वह है भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, ये सभी व्यय संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य करता है। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। ये इसके दो कार्य होते हैं। 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप संघ और राज्यों के लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात विहित हों। यानी संघ का अलग और राज्य का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 150 कहता है। 151 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन यानी वार्षिक रिपोर्ट। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ और लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। यानी जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा उसको किसके द्वारा रखा जाएगा? वहां उसको राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों में रखा जाएगा। ये था आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पूरा का पूरा। 148 से लेके 151 तक होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही किसी भी सरकारी मामले सरकारी विभाग की जांच करवा सकती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में देख लेना, ये नानक क्लासेज ऐप के ऊपर हमारी टॉपिक वाइज पीटीआई सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज पीटीआई फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। L1 की, सॉरी, कृषि पर्यवेक्षक की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सूचना सहायक की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। सैगणक भर्ती परीक्षा 2023 की टॉपिक वाइज, यानी सभी की सभी परीक्षाओं की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो आप इन सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और आपने जो आज तक पढ़ा है आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने भारत के संविधान के अंदर राज्यपाल पढ़ लिया तो आप राज्यपाल के आपको 30 या 35% मिल जाएंगे, जो कि आपको पता चल जाएगा भी राज्यपाल के अंदर आपने किस अनुच्छेद के अंदर कहाँ पे कमी छोड़ी है। सारा का सारा आपको पता चल जाएगा। इस टॉपिक का ये मतलब होता है प्रत्येक टॉपिक में से आपको 30, 35, 40 जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इन सीरीजों के अंदर उपलब्ध होंगे। तो आप जल्द से जल्द इन सीरीजों को ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आज हमारा भाग नंबर 5 खत्म होता है। भाग नंबर 6 कल से शुरुआत करेंगे दोस्तों। कंटिन्यू, जैसे आपने आगे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े थे वैसे जुड़े रहना। भारत की राज्य व्यवस्था को बस खत्म कर देंगे। भारत की राज्य व्यवस्था के भाग 5 खत्म कर दिए हैं। भारत की राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा भाग आज खत्म कर दिया। कल से शुरुआत करेंगे भाग नंबर 6 की। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस नानक क्लासेस के चैनल को अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।